नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आप मेरे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विद मी में मेरे साथ हैं। ठीक है, तो आज हम अपना 4th चैप्टर करेंगे जियोग्राफी का। एनसीईआरटी की समरी को कवर अप करेंगे साथ साथ, और इसके जो भी नोट्स और समरी है वो मैं साथ में अपने टेलीग्राम चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विद मी में डाल दूँगा। ठीक है, हम 6th क्लास की कंप्लीट कर चुके हैं और 7th के हमारे जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके। तो आज हमारा भाई जो लेसन का नाम है, जो पाठ का नाम है वो वायु। वायु क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ होती है वो वायु, पर्यावरण। ये मतलब जो वायु है कौन सी गैसें होती है इसमें, और ये किस पे कैसे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और आर्गन, ये सब होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है अपनी। ठीक है, ऑक्सीजन उसके बाद कम, फिर आर्गन, फिर कार्बन। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार सीटेट में पूछा गया था, सीरीज में बताओ किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद किसकी कम होती है, फिर उसके बाद। ठीक है, उसके बाद हम वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ेंगे। भैया हमारी कौन सी परतें, जैसे सौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, वो भी हमारे कैसे कैसे यूज़ में आती है, हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है या हमारे लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, उसके बाद हम भैया अपनी पवनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भैया हम अपना आज का जो हमारा लेसन वो स्टार्ट करते हैं। वायु क्या होती है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है ना चारों ओर से एक ही घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। ठीक है, यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, एवं सूर्य किरणों एवं जो हमारे को सूर्य किरणें इफेक्ट करती है ना, अगर वो सीधी आएंगे तो हमें वो बिल्कुल जला देंगे। ठीक है, ये हमारी जो सूर्य किरणें आती हैं उनसे भी हमारी रक्षा करती हैं। ठीक है, चलो आगे भाई, जो ये ब्लू टिक में ये पहले ये पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से सुनना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल कर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर रखती है, रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में फैल कर पृथ्वी से विकिरित होती है ना, उस ऊष्मा को उसको अपनी पृथ्वी पर रोक के रखती है, इससे ग्रीन हाउस पैदा होता है। ठीक है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कार्बन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इस टाइप से क्वेश्चन सीधे अपने सीटेट में आते हैं भाई। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और इसके हवा में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना संभव होता है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, इसे भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, जो ये कारखानों से भाई धुआं वगैरह या गर्मी, हीट जो या विकलो से आती है, उससे भाई अपने जो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, उसे भूमंडलीय ताप भी कहते हैं, ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम समुद्र के संबंध जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय जो क्षेत्र होते हैं ना भाई उनमें बाढ़ आ जाती है, बाढ़ की आशंका भी रहती है। ठीक है, चलो अब अपने वायुमंडल का संगठन पढ़ भाई, कौन सी गैस कितनी है अपने वायुमंडल में। ठीक है, चलो ये भाई क्वेश्चन ही पूछा गया किसकी मात्रा कितनी है। ये भाई अपने जो एस टेट है ना, या यूपी टेट है या टेट, उसमें सीधा क्वेश्चन आता है। और सी टेट में ये भाई आपको पैरावाइज टाइप से पूछते हैं। ठीक है भाई, इसकी मात्रा इतनी, क्या ये ठीक है या गलत है, इस टाइप से पूछा जाता है निष्कर्ष टाइप में आपसे। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिसकी वायुमंडल में बड़ा भाग है। भाई इन दोनों का है ना, इनका सबसे बड़ा भाग, जैसे नाइट्रोजन अपने 78% है और ऑक्सीजन 21%। फिर उसके बाद अपनी आर्गन होगी भाई, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद बाकी गैसें होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे होगी, हीलियम होगी, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में होते हैं। ठीक है, चलो आगे। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, ये हमने बता दिया। जब हम सांस लेते हैं तब हम फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है। ठीक है, जो पौधे हैं ना उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता है, और जब पौधे हैं ना वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उनको हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये आगे चलो भाई होते वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिसमें पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य
तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो हमारे हरे पेड़ पौधे ना वो भाई प्रकाश के संश्लेषण से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, वृक्ष, इसलिए हमें वृक्ष की कटाई नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए कि हमारी ऑक्सीजन है वो ज़्यादा रहे। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादक अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्व, हरे पादक अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन आप वापस देते हैं। जो हरे पादक है ना, जो पेड़ पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। ठीक है, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज जैसे तेल आदि ईंधन के जलाने से गड़बड़ा जाता है। जब हम भाई जैसे फैक्ट्रियों से धुआं या तेल ईंधन जलाने से तो इसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो इसमें इसका जो स्तर है वो बढ़ जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु में प्रभाव डालता है। भाई मौसम भी गर्म होगा, स्वस्थ हवा नहीं रहेगी। ठीक है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। ठीक है, जब गर्म हो गया तब फैलेगी और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठीक है, ठंडी वायु संघनन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति है। जो ठंडी हवा होगी वो नीचे रहेगी और जो गर्म होगी वो हल्की होगी और ऊपर उठेगी और फैलेगी। ठीक है, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वायु आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्कर चलता रहता है। ठीक है भाई, जो गर्म होगी वो तो ऊपर उठ जाएगी और जो ठंडी होगी वो उसकी जगह ले लेगी। ठीक है, हाँ भाई, अब हमारा वायुमंडल की संरचना है। जैसे 5 भागों में डिवाइड की हुई है भाई, सौर मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई सौर मंडल। ये इसमें से हर बार सीटेट में, एस्टेट में, यूपीटेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सौर मंडल या समताप मंडल, भाई ये गैस ओजोन लेयर कौन से में है, या सूर्य से आने वाली या ऊपर से आने वाली जो हमारे हानिकारक किरणों से कौन सी लेयर हमें बचाती है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन है इसमें, वो हर बार पूछे जाते हैं। जैसे सौर मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई, 1 मिनट रुकना भाई, हाँ तो हम इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ठीक है, हम इस मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, तो ये है ना भाई सौर मंडल, ये 13 किलोमीटर तक है। भाई मौसम से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती है ना, जैसे मौसम, बारिश आना, कोहरा गिरना, ओला वर्षण, वो सभी इसी के अंदर होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा समताप मंडल। सौर मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके परिणाम स्वरूप परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाले अनेक, ठीक है भाई, जो ये है अपना समताप मंडल, यह भाई 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, सौर मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये बादल युक्त है। और ये जो हमारे जो हवाई जहाज वगैरह वो इसी में चलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवाई जहाज कहाँ पर चलते हैं, तो समताप मंडल में चलते हैं। ठीक है, और ये जो सूर्य किरणों से हमें जो ज़्यादा इफेक्ट होता है ये, और इसमें इसके अंदर ओजोन लेयर भी होती है, ये हमें उसकी हानिकारक किरणों से भी बचाती है। ठीक है, अब चलते हैं मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। यह गर्म परत होती है और जो ऊपर से उल्का पिंड आते हैं ना, जो छोटे मोटे टुकड़े टूट के एक आधी बार नीचे आ जाते हैं, तो ये उनको जलाकर राख कर देती है। ठीक है, उसके बाद आता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ठीक है, आयन मंडल भी इसी परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है। जो रेडियो संचार की तरह है ना, जो रेडियो के लिए उपयोग परत का, मतलब रेडियो संचार के लिए इसी परत का उपयोग करते हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर प्रवाहित कर दी जाती हैं।
ठीक है। अब आता है हमारा बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है, हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। ठीक है, जो हमारी हल्की गैसें होती है ना, वो बहिर्मंडल में होती है। अब आता है हमारा मौसम एवं जलवायु। जो मौसम और जलवायु है ना, तो मौसम तो हमारा हर दिन बदलता रहता है, ठीक है, लेकिन जो जलवायु होती हैं वो जैसे शीत ऋतु आ गई या ग्रीष्म ऋतु आ गई, इस टाइप से चलती हैं। ठीक है, मौसम तो अपना दिन प्रतिदिन बदले जाने वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आदर्श एवं गर्मी मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा, अगर आदर्श और गर्मी का मौसम होगा तो वो किसी को भी चिड़चिड़ा बना देता है। और हवादार मौसम हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमारा कहीं घूमने जाने या फिरने का मतलब ट्रिप प्लान करवाता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं भाई। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 भाग ही प्राप्त करती है। तो आप इसका अनुमान लगा लीजिए, अगर हम उनके पास हो तो वो हमें बिल्कुल ही जला कर राख कर देगा। ठीक है, तापमान भाई ये भी बिल्कुल पूछा जाता है तापमान का। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ, आपको साथ में ये दिख जाएगा तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान को अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। ठीक है, दिन रात में नहीं, वो ऋतुओं में बदलता रहता है तापमान। शीत ऋतुओं की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, जैसे आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। जब सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पर आ जाती हैं और पृथ्वी पर ही रहती हैं, जिससे हमारा इफेक्ट बना रहता है और वो इनको बाहर नहीं जाने देती, तो उसको आतपन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब भाई पिक्चर को देखिए, तापमापी तापमान मापता है, वायुदाबी वायुदाब मापता है जो भी होता है। ठीक है भाई, वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है और वादिग्दर्शी पवन की दिशा को बताता है। ये हमने एक भी पढ़ा था। ठीक है, पवन की दिशा को बताता। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि भाई जो विषुवत रेखा उसके पास तापमान अधिक होगा और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो हमारा तापमान गिरता है। तो उसका कारण ये था कि भाई सूर्य जो किरणें वो सीधी उस पर पड़ती हैं, तो वह ऐसे ही अगर सूर्य की किरणें उधर ज़्यादा पड़ेंगे तो उधर ही ज़्यादा ऊर्जा होगी। ठीक है, चलो आगे। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नहरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल से बनी सड़कें, धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह उष्मा मुक्त हो जाते हैं। नगर के भीड़ वाले उच्च भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान, ये भी आपसे पूछा जाता है कि भाई नगरों में ज़्यादा तापमान होता है गांव में, तो नगरों में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे ऊँचे ऊँचे मकान होते हैं और उधर वो जो गर्म है हवाएं हैं उनको रोक लेते हैं, इससे उनका तापमान बढ़ जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें, धातु और कंक्रीट से बने भवनें गर्म हो जाते हैं। निष्कर्ष टाइप में पूछा जाता है आपसे। ठीक है भाई, अब ब्लू टिक देखिए भाई, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री है, ये भी पूछ लिया जाएगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे सीटेट या रीट में सीधे पूछे जाते हैं कि तापमान को मापने की क्या इकाई है, डिग्री सेल्सियस। इसका आकार एंडर सेल्सियस ने दिया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जो हम अपना 0 डिग्री सेल्सियस है ना, उस पर तो जो वाटर वो जम जाता है और जो 100 पे है उधर वो उबल जाता है। ठीक है, आगे चलो। वायुदाब, ठीक है, यह वायुदाब है जो अपना वो समुद्र के पास ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाएंगे या मतलब जो ऊंचा एरिया जाएंगे वहाँ पर वायुदाब कम होता रहता है और उधर ऊपर हमें सांस लेने में भी मतलब तकलीफ होती है। ठीक है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उस दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ठीक है, यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत
बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जो वायु भी दाब लगाती रहती है उसे वायु दाब कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये इसको ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र, ये भाई बता दिया मैंने, समुद्र सतह पर ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने से पर यह घटता जाता है। वायु दाब का अक्षीय वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र होता है और उधर फिर मतलब ठंडी हवा पलायन कर लेती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ठीक है। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, इसके परिणाम फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं अच्छा स्वच्छ आकाश होता है। ठीक है, दोबारा पढ़िए आप इसको। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, जहाँ पर कम तापमान होगा तो वहाँ पर वायु ठंडी होगी, अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर वायु गर्म होगी, तो ठंडी होगी ना। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। अगर वो ठंडी होगी तो वो नीचे रहेगी और भारी होगी, और भारी वायु नमजात होकर उच्च दाब बना क्षेत्र, उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं अच्छा आकाश होता है। ठीक है, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा कि वही वायु है ना, वो हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ठीक है, और एक ये हम जो ब्लूटूथ है ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि चांद पर वायु नहीं है अथवा वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षा हवा से भरे हुए अंतरिक्ष पोशाक पहन के जाते हैं, क्योंकि भाई अगर वहाँ पे वायु दाब कम होगा तो उनकी जो अंतरिका है उनका फटने का डर रहेगा। ठीक है, चलो ये शारीरिक शिराएँ हैं। चलो ये पढ़ लीजिए ब्लूटिक वाला। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवनों को पिछवा पवन कहते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है भाई, पश्चिम से आने वाली पवनों को क्या कहते हैं, उसको पिछवा पवन कहते हैं। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। जब उच्च दाब क्षेत्र होता है ना, उधर से जब वायु निम्न दाब क्षेत्र की तरफ जाती है तो उसे पवन कहते हैं। ठीक है, आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब भी भाई रोड पे पत्तियाँ गिरी हुई हैं तो उनको वह उछालते हुए ले जाती है तो उसे पवन कहते हैं। तो आप इसको महसूस करते थे, तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेजी से होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। ठीक है, आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए। ठीक है, चलो इसके मुख्यतः आगे हम 3 प्रकार को देख लेते हैं, साथ साथ अपने मैं को। पहले हमारी स्थानीय पवन, व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। व्यापारिक पवनें, तो ये निश्चित जो स्थानीय पवन होती है ना, वो निश्चित हर एक वर्ष उसी दिशा में चलती रहती हैं। ठीक है, तो आप देखिए भाई स्थानीय पवनें हमारी कहाँ हैं। चलो आगे, मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें, ये होती है मौसमी पवनें। ये जैसी जैसी ऋतु आती है अपनी जो दिशाएं वो बदलती रहती हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी स्थानीय पवनें, वो प्रतिस्थायी पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, ये भाई किसी क्षेत्र में किसी टाइम कभी बारिश कभी गर्मी हो जाएगी, कभी हवा चल पड़ेगी, कभी नहीं चलेगी, इसको हम स्थानीय पवनें कहते हैं। उदाहरण के लिए यह स्थल समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? लू। ठीक है, हाँ इसका लू एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई। तो ये अपना चक्रवात आया था भाई, उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। एक बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चक्रवात प्राकृतिक आवश्यक। भारत की पृथ्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाली खाड़ी से उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है, क्योंकि भाई वह समुद्र के बहुत नज़दीक है और बंगाली खाड़ी में उधर उड़ीसा में ज़्यादा चक्रवात आने का खतरा रहता है। ठीक है, 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचा दी थी। ठीक है भाई, मुख्यतः पवन का वेग वर्षा तथा ज्वारीय पोताक्रश से हानियाँ हुई। 2 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक वेग वाली पवन 36 घंटे से भी अधिक समय तक चलती रही।
तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीविजन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा के प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई थी। ठीक है भाई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्र में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल भी खराब हो गई, तरह से नष्ट कर दिया भाई। उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। ठीक है, आगे चलो भाई। 25 अक्टूबर 1999 को पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ है और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसके महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के एरासामा एवं बालीकुंडा के बीच के क्षेत्र में प्रभावित। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया था भाई। ठीक है, इसमें लगभग 130 लोग प्रभावित हुए थे। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियां, फल की खड़ी फसलों का नुकसान हो गया। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणतीय के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बगान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। ठीक है, पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जल लुप्त हो गए थे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा भी पानी आ गया था उधर। ठीक है, अब ये देखिए आदर्श। ठीक है, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, जब गर्म हवा होगी या गर्म मौसम होगा तो भाई उस टाइम पे पानी की जलवाष्प होता है और ऊपर चला जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे गर्म वायु हुई तो ऊपर जाके बादल बन गया और फिर ठंडी हवा हो गई, पानी मतलब नीचे आ गया। ठीक है, तो उसे हम आदर्श दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आदर्श हो जाती है। आदर्श दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। जैसे हम चिड़पड़ा दिन नहीं बोलते जैसे। ठीक है भाई, कि एक तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता उस टाइम पे, जैसे कूलर वगैरह ये बंद हो जाते हैं उस टाइम पे हम ज़्यादातर एसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कपड़े वगैरह सुखाते हैं उसमें भी मतलब आसानी से नहीं सूखते और हमें पूरा दिन जैसे पसीना रहता है। ठीक है, जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। ठीक है, ये पर्वतीय वर्षा होती है भाई। ठीक है, ये सैवणी वर्षा होती है। ठीक है, तब ये वर्ष आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पट्टी छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक, जब वायु जाते हैं ना भाई, वो गैस छोड़ते हुए जाते हैं, उसकी हवा में वो जो उसकी गैस में बहुत टाइम तक उधर रहेगी क्योंकि उधर हवा का बहुत कम पलायन रहता है। ठीक है, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ठीक है, पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पसरवों से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बना रहता है। जब भी ज़्यादा वर्षा होगी तो जो पहाड़ी इलाकों से नीचे पानी ज़्यादा पलायन होगा और उससे भी बाढ़ का खतरा बना रहेगा। ठीक है, क्रियाविधि आधार पर वर्ष के 3 प्रकार होते हैं, सैवनी वर्षा, प्रतिवर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। ये हमने पढ़ लिया। ठीक है भाई, अब ये पढ़ते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम, सही वृष्टि तथा ओला है। ये भाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। तो भाई बोलते हैं जो भी चीज़ है ना वो हर चीज़ लिमिट में ठीक रहती है। वर्षा भी लिमिट में ठीक रहती है और गर्मी भी लिमिट में।
ठीक है। जो हमने प्रकृति ने नियम बना रखे हैं हमने उसी के साथ चलना चाहिए, हमने उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चलो अब आगे हम इसका अभ्यास करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ठीक है भाई, बताओ भाई। ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बचाती है और ना ही नाइट्रोजन, हमें बचाती है ओजोन। ठीक है। और ये कौन सी परत में होती है बताओ? ये हमारी सेकंड परत में होती है, सौरमंडल के बाद जो समताप होती है ना, समताप में होती है जहाँ पे वायु चलते हैं, तो वहाँ पे होती है ओजोन। ठीक है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है बताओ भाई, बताओ। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है अपनी सौरमंडल। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वायु से रिलेटेड जैसे वर्षा वगैरह जो ये सभी इसी के अंदर होते हैं। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल वही होती है? तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं जहाँ पे बादल नहीं होते? ठीक है। तो वो कहाँ पे होते हैं बताओ? वो होते हैं हमारे समताप मंडल में। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब घटता भाई, बढ़ेगा तो नहीं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायु दाब घटता है, समान रहने का तो मतलब ही नहीं, और बढ़ेगा वैसे भी नहीं। जैसे जैसे हम ऊपर बाढ़ हो जाएंगे तो वायु दाब घटेगा। ठीक है। जब वरिष्ठ तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भाई वर्षा कहते हैं। ठीक है। जब वो बारिश पहले जलवाष्प होगा उसके बाद वो आसमान में जाएगा, जब वो बूंद हवा पर उनका कंट्रोल नहीं होगा हवा का बूंदों पर, तो वो नीचे गिरने लग जाएंगी, तो वह वर्षा का रूप ले लेंगे। ठीक है। चलो बाकी व्यापारिक पवने बताओ भाई। व्यापारिक पवने कौन सी होती है? व्यापारिक पवने होती है स्थायी पवने। ठीक है। जो हर साल एक ही लाइन में चलती, जैसे हमने पहले पढ़ा। लू बताओ भाई। अब लू होती है हमारी स्थायी पवने, स्थानीय पवने जो किसी विशेष क्षेत्र में चलती हैं दिन भर। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मानसून। मानसून क्या है? मौसमी पवने। क्या मानसून? मौसमी पवने जो उसके बाद आती है हमारी पवन है पवन की अक्षतीज गति। ठीक है। जो पवन की अक्षतीज गति होती है। चलो ठीक है दोस्तों, हमारा आज 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम अपना 5th चैप्टर करेंगे और जल्द से जल्द अपनी 6th 7th 8th की ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। अपने CTET में 6 7 8 में से ही आता 6 7 8 हिस्ट्री, 6 7 8 ज्योग्राफी और 6 7 8 पॉलिटिक। इनमें से अपना जो 60 नंबर का CTET में आता है, और इसमें 20 नंबर की हमारी साइकोलॉजी होती है और 40 नंबर का हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये होता है। ज़्यादातर CTET में हमारे जो निष्कर्ष बेस क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब की बार बहुत कम ही निष्कर्ष बेस क्वेश्चन आए थे। तो अब की बार ऑफलाइन है, तो चलो देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, आपके पास बहुत कम टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम दें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी।